चुनाव परिणाम निकलने के बाद से अभी तक 200 से ज्यादा महिलाओं का रेप हो चुका है। 200 से ज्यादा महिलाओं का। वहां पर सोहरावर्दी ने मुसलमानों को भड़काया। आप बिलीव करेंगे 20,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए। 30,000 से ज्यादा, ये सरकारी आंकड़े हैं, 30,000 से ज्यादा कथित बहुत ही भयानक रूप से घायल हुए। लाखों लोगों का को वहां पर अपना घर बार छोड़ना पड़ा। कई हिंदू महिलाओं बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। जब वहां पे कम्युनिस्ट इतना ज्यादा है, माओवाद इतना ज्यादा है, तो फिर टीएमसी क्यों जीत गई? तो टीएमसी इसलिए जीती है कि जो कम्युनिस्ट के कैडर थे वो अब टीएमसी के कैडर्स में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा इसमें गलती हमारी ही है, हिंदुओं की है। हम लोग क्यों भागते हैं? जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हम पुलिस को घुसने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन आप रोहिंग्याओं को देश में रहने दो, देश में घुसने की अनुमति दो। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि भाई रोहिंग्या अगर आना चाहते तो भाई बांग्लादेश आते हैं। वो बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, रोहिंग्या खुद मुसलमान रहते हैं। जब बांग्लादेश के लोग रोहिंग्या को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो भारत में क्यों आना चाहते हैं? क्यों? अभी आपको याद होगा 1,40,000 रोहिंग्या को बांग्लादेश ने एक बोट में भर के एक अनजान टापू पर भेज दिया था। तब किसी भारत के ये जो सेकुलर है और ये रोहिंग्या प्रेमी है, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। क्यों? बांग्लादेश कर रहा है, वो कर सकता है, लेकिन भारत नहीं कर सकता है। भारत एक सेकुलर कंट्री है। आ जाओ सब लोग, ये सराय है, धर्मशाला है, सब लोग यहां पर कोई भी रह सकता है। तो जो मैं ये सोचता हूं कि जो लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं ना, प्रोपोगंडा कहते हैं, मैं उन पत्रकारों को पत्रकार नहीं मूत्रकार कहता हूं। मूत्रकार। तो बहुत सारे जो मूत्रकार है ना, वो उनको लोकतंत्र खतरे में तभी लगता है जब कोई घटना बीजेपी शासित राज्यों में या फिर खास तौर से उत्तर प्रदेश में हो, तभी लोकतंत्र खतरे में आता है। वरना बंगाल में तो त्योहार चलते हैं, ये सब नॉर्मल, ये जाने आने जाती हैं, ये त्योहार है वहां पे, ये तो उत्सव मनाया जाता है। तो वहीं पर, और ये छोटी मोटी घटना है। यहाँ पे बंगाल में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, आप बिलीव करोगे कि एक कम्युनिस्ट छात्रा थी, सीपीआई छात्र संगठन से जुड़ा हुआ एक छात्र था, राम नारायण चौधरी करके। उसने ममता बनर्जी के ऊपर एक कार्टून बना दिया था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब मुख्यमंत्री के ऊपर अगर आप कार्टून बनाओगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, अभिकेश महापात्रा जी। उन्होंने भी एक ममता बनर्जी के ऊपर नॉर्मल सा कार्टून बना दिया गया था। टीएमसी के बंदे वहां पर गए, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहां के लोकतंत्र की तो ये व्यवस्था है। और मैं कहूंगा इन मूत्रकारों को बस बीजेपी शासित राज्य और उत्तर प्रदेश दिखता है। बंगाल में जो होता है वो कुछ नहीं है। तो स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे जो बंगाल में लगातार घटनाएं होती गई, उसके बाद सबने वो मंजर देखा कि वहां पर क्या हो रहा है, पर किसी ने उस पर प्रतिक्रिया नहीं ली। यहां तक कि वहां के जो गवर्नर है उन्होंने भी बोला कि जो वहां पर घटनाएं हुई, सिर्फ एक पार्टी को वोट देने की वजह से किसी को वहां पर पीटा नहीं जा सकता, पीटा जा रहा है। वहां पर उनके बयानों से ऐसा खुलकर आया। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा माहौल है वहां पर कि जैसे लोकतंत्र खतरे में है। चर्चा करेंगे सौरभ पांडे जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं। जो लोग आरोप लगाते थे कि योगी के राज में लोकतंत्र खतरे में है, मोदी के राज में लोकतंत्र खतरे में है, आखिर वही लोग, सेक्युलर लोग क्यों शांत हो गए जब बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हुआ? देखिए रोहन जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे तो हम लोग सीपी में मिलते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। और रही बात बंगाल की, तो मैं बंगाल के लिए ये कहना चाहता हूं कि वहां का एक कल्चर है।
जो बंगाल का रक्त चरित्र है उसको समझने की जरूरत है। वहां पर क्या होता है, जितनी भी आज तक सत्ताएं हुई हैं उन्होंने काम नहीं किया। अब काम नहीं किया है लेकिन अपनी सत्ता को बरकरार रखना है, तो सत्ता को बरकरार रखने कैसे रखा जा सकता है? आप हिंसा करो। वहां की परंपरा ये है कि वहां पर पार्टी अपने कैडर बनाती है, जी कैडर्स के थ्रू वहां पर बूथों को कैप्चर करती है। वहां पर देखा जाता है कि कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारे विपक्ष में है, और ऐसी लिस्ट बना के फिर चुन चुन के लोगों के साथ ब्रूटैलिटी की जाती है। जी आप भरोसा करिएगा कि इस बार बंगाल चुनाव में भाजपा के समर्थकों को तो आप छोड़ ही दीजिए, यहां तक कि वामपंथी और कांग्रेसी समर्थकों को भी मारा पीटा गया है। जी लेकिन कांग्रेसी और वामपंथी इतने नीच प्रकार की प्रजाति है कि उन्हें अपने कैडरों का, अपने समर्थकों के मरने का कोई गम नहीं है। वो इस चीज से खुश है कि भाजपा वहां पर हार गई, भाजपा के लोग वहां पर मर रहे हैं, तो हम चुप रहेंगे। बस भाजपा कैसे भी करके राज्य में और देश में विस्तार ना हो, चाहे जैसे रोका जाए, साम दाम दंड भेद, भाजपा को रोका जाए उसके लिए चाहे हिंसा हो, चाहे कुछ भी हो, हम चुप रहेंगे। जी सर, एक चीज और देखी गई कि हिंदू फिर से वैसे ही हालात में नजर आया जैसा 1990 में जो तस्वीरें दिखाती है कि वहां से हिंदू भागता रहा। अब वैसे ही कुछ हालात बंगाल में भी नजर आए कि वहां पे भी बीजेपी के कार्यकर्ता या वो हिंदू जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया वो भी अपने घर गांव सब छोड़कर असम की तरफ पलायन करने लगा। देखिए, ये जो घटनाएं हो रही हैं, देखिए कोई भी घटना जो होती है ना, वो आकस्मिक नहीं होती कि भैया एक दिन जी में हो गया ये सब। ये वहां का कल्चर है। और ये आम इसलिए है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, सत्ता में आना बहुत छोटी बात होती है, लेकिन सत्ता को संभाले रखना, ताकत को बनाए रखने के लिए लोग क्या करते हैं, या तो आप अच्छा काम करो तब आप जी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 5 साल में कुछ भी नहीं किया है तो जनता बेवकूफ नहीं है, फिर आप उसको जी डरा के धमका कर ही सत्ता में वापस आ सकते हैं और सत्ता परिवर्तन रोक सकते हैं। और यही रक्त चरित्र बंगाल में चलता आ रहा है, और आज से नहीं चलता आ रहा है। ये बंगाल टीएमसी की देन नहीं है, ये सीपीआई, ये कम्युनिस्टों की देन है। और जी जो 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 कम्युनिस्ट जो जो ये जो कम्युनिस्ट है, ये बंगाल के जनता के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। जी 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 सर, एक चीज और है कि जो ममता बनर्जी जी हैं वो एक जनसभा में इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे जनसभा में बड़े मन से कहती हैं कि जो ये बीजेपी के लोग हैं और टीएमसी जो बीजेपी के लोग हैं उनको हम बताएंगे जब सीआरपीएफ फोर्सेस जो सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस हैं वो यहाँ से चली जाएंगी, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, तब हम इनको बताएंगे कि हम क्या अपनी औकात तब दिखाएंगे। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बहुत छोटी सी घटना है, ये बहुत छोटी सी घटना है। पश्चिम बंगाल चुनाव के, आपको याद होगा 2020 में जब पारदा चिटफंड घोटाले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम गई थी, और जी जो राजीव पुलिस अधीक्षक थे राजीव कुमार, उनसे पूछताछ के लिए उनके बंगले पर जब सीबीआई की टीम जाती है तो उस सीबीआई टीम को बंदी बना लिया जाता है। ये जी पहली बार था जब केंद्र की कोई सीबीआई की टीम अगर किसी से पूछताछ करनी जा रही है तो उसको बंदी बना लिया जाता है। तो बंगाल में लोकतंत्र की स्थिति ये है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हर भारत का पत्रकार जो मोदी विरोधी, देखिए क्या होता है, एक मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आजकल एक टर्म चल गया है गोदी मीडिया, ठीक है? जी वो सरकार के समर्थन में या जो सच्ची बातें बताएं, देश में पॉजिटिव खबरें बताएं, वो गोदी मीडिया है। सर, कई लोग बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वालों ने वहां पर दंगे करवाए। जैसा कहना है कि दिल्ली में आ रहे तो दिल्ली में दंगे कराए, बंगाल में आ रहे तो बंगाल में दंगे कराए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो लोग मरते हैं ना, जिनके परिवार, जो लोग अपना परिवार खो रहे हैं, जिन बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं ना,
जब वो लोग कोई बयान देते हैं ना, तो वो लोग जानते हैं कि ये बीजेपी वाले हैं या टीएमसी के हैं। और जी आपको पता होना चाहिए, अभी तो कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले सीपीआई और सोनिया गांधी ने खुद कहा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी वो बनाया जा रहा है, निशाना जी बनाया जा रहा है। तो क्या आप कहोगे, क्या कांग्रेस वाले अपने ऊपर वो करा रहे हैं, हमला करा रहे हैं क्या? तो ये सब झूठ है। ममता बनर्जी ने, आप बिलीव करोगे, ममता बनर्जी ने राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट जो मांगी, अभी तक रिपोर्ट तक नहीं सौंपी है। जी इसके आगे और मैं आपको क्या बोलूं? क्या आप बंगाल सरकार से आप अपेक्षा रखते हैं कि वो बंगाल में शांति बनाए रखने के लिए कुछ काम करेंगी? जी सर, ये जो सेलेक्टिव रवैया नजर आता है इन लोगों का, चाहे वो मीडिया वाले हो, चाहे वो नेता हो, चाहे ये जितने भी लोग हो, इनका सेलेक्टिव रवैया हमेशा हिंदुओं के प्रति ही क्यों नजर आता है, किसी और के प्रति क्यों नहीं नजर आता है, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। क्योंकि देखिए, कुंभ पर देखा गया कि कुंभ पर कई लोगों ने सवाल उठाए, पर किसी ने, जब ईद के लिए नमाज पढ़ी जा रही है, ईद नजदीक और जुम्मे की नमाजें पढ़ी जाती हैं, तब कोई नहीं जा रहा है, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। पर बंगाल में जब हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, उस पर कोई नहीं बोल रहा। और एक घटना डासना में जिसमें एक चांटा लग जाता है तो सब निकल के आ जाते हैं। तो ये सेलेक्टिव रवैया आखिर क्यों? देखिए, आपके तीनों बातों का मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले आपने कुंभ की बात की है। लोग बाग जो एक नैरेटिव चला रहे हैं कि तबलीगी जमात के लिए पूरे इंडिया में इतना ज्यादा माहौल क्रिएट किया गया, तो कुंभ और तबलीगी जमात को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कुंभ में कोई भी बिना बताए नहीं गया था, बाकायदा उनकी जांच हो रही थी बॉर्डर पर, बाकायदा वहां पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जब उनको मिल रही थी, तब उत्तराखंड के अंदर उनको इंटर करने दिया जा रहा था। और जो तबलीगी जमात का मकरज हुआ था, वो बिना बताए दिल्ली पुलिस तब कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लग गया था, पूरा ये जो जी लॉकडाउन था। इसके बाद भी मकरज में आए लोगों को वहां पर रोका गया, और वो बताया नहीं जाता, लेकिन जब वहां पर पहली मौत हुई, इसके बाद वहां पर दिल्ली पुलिस को, जो शाहीनबाग थाना है, वहां पर उसको भगाया गया, और इसके बाद उनको भगा भी दिया गया। और उन लोगों ने वहां पर ना जाने कहां, वो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पहली लहर में तमिलनाडु, कर्नाटक में, यहां तक कि अंडमान में भी जो पहले केस निकले थे, वो तबलीगी जमात के कारण ही निकले थे। कई बार आपको पता होगा, रिपोर्ट आई थी कि जो कर्नाटक जाते समय रास्ते में आगरा में तबलीगी जमात के लोगों ने पेठा बांटे हैं। इसके बाद से कोरोना स्प्रेड होना चालू हुआ। जी सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जो ये सब घटनाएं लगातार हिंदुओं के साथ हो रही हैं, चाहे वो सराय काले खान की घटना ले लें, चाहे वो मंगोलपुरी की घटना ले लें, चाहे वो बंगाल की घटना ले लें, जो बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, क्या इसमें गलती आखिर किसकी मानते हैं? क्या इसमें गलती हिंदुओं की है कि वो जातिवाद में अभी भी फंसा हुआ है, या जो विपक्ष की पार्टियां हैं सिर्फ इसलिए हिंदुओं को मार रही है, उनकी गलतियां? किसकी गलती है आखिर इसमें? देखिए, मैं सच बताऊं, एक शेर है, एक शेर वो ये है कि जिंदगी भर गालिब एक गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा, इसमें गलती हमारी ही है, हिंदुओं की है। हम लोग क्यों भागते हैं? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अभी मैं जनवरी में कश्मीर गया था, श्रीनगर। जी वहां पर खय्याम चौक करके, खय्याम चौक डल झील के पास खय्याम चौक है, जी वहां पर एक बिहारी ठेला लगाने वाला था, तो मैं उससे मिला। मुझे लगा ये अपने उत्तर उत्तर भारत साइड का है, तो मैंने उससे बात की। खय्याम चौक के चारों तरफ मोस्टली घर काले काले से थे, उनकी खिड़कियां टूटी हुई थी, है ना, जले हुए थे। तो मैंने उस बिहारी बंदे से पूछा, जो ठिलिया लगाया था, ये जो नमकीन की, ये मूंगफली की, पॉपकॉर्न की ठिलिया लगाते हैं वहां पर, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये घर कैसे जले जलाए हैं? तो ये बताते हैं कि ये कश्मीरी हिंदुओं के घर है, जो 1990 में जला दिए गए। तो मुझे देख के एकदम, मतलब अजीब सा, मतलब आंखों से आंसू आ गए कि कितनी कितनी मतलब ब्रूटैलिटी की गई होगी उस टाइम। और
निर्लज्जता देखिए कि उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन उनके घरों को अभी भी ऐसे ही छत विक्षत रखा गया है, आज भी, आज जी भी। और इसके बाद अगले दिन मैं गुलमर्ग जा रहा था, तो श्रीनगर मैंने पूरा क्रॉस किया, डल झील पर मेरा होटल था और वहां से श्रीनगर मैंने क्रॉस किया। तो मैंने पूरे श्रीनगर में सैकड़ों ऐसे घर देखे जहां पर ऐसी पूरी कालिक पुती, खिड़कियां टूटी हुई, शीशे टूटे हुए और काले काले, वो वैसे ही वो कश्मीरी हिंदुओं के घर। तो मैं यही समझता हूं कि इसके लिए हम खुद हिंदुओं में जो फूट है, हम लोग जो जाति जाति में बटे हुए हैं, इसी का फायदा उठाया जाता है। आप बिलीव करोगे, हम लोग बहुसंख्यक हैं, लेकिन हमको आज भी वोट बैंक नहीं समझा जाता। कांग्रेस, सीपीआई, टीएमसी, नॉन बीजेपी जो पार्टियां हैं, हम लोगों को एक वोट बैंक नहीं, जबकि वो लोग अल्पसंख्यक हैं, उनको वोट बैंक समझा, बस उनको हम लोग साथ ले लें और फिर हिंदू तो हमें वोट दे ही देगा महीने का। तो यही कहना चाहता हूं, संगठित रहिए, जो अच्छा काम करे उनको वोट दो, एकता बनाए रखो। लकड़ी के एक गट्ठे को कोई भी तोड़ देता है, लकड़ी की 10 लकड़ियों के गट्ठे को कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये बचपन में हमने सीखा था, इससे सबक जी लेने की जरूरत है। और मैं समझता हूं आगे चल के धीमे धीमे जो घटनाएं हो रही हैं उससे सभी लोग सबक लेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी आपका। थैंक यू।